हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूं ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ज्यूरिस और हिंदी में बोलते हैं विधि, यानी विधि शास्त्र। आज मैं आपको कराने वाला हूं लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अगर कहीं पर किसी यूनिवर्सिटी में साल में एक बार पेपर होते हैं और उनके पास ज्यूरिस्प्रूडेंस है, तब भी यह वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे साल में सेमेस्टर वाइज पेपर हो रहे हैं, 6 मंथ में एक बार एक सेमेस्टर बन जाता है, यानी कि फर्स्ट सेम या सेकंड सेम इस प्रकार अगर आपकी तैयारी हो रही है तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। हमारा सेमेस्टर इम्पोर्टेंट या ईयर इम्पोर्टेंट नहीं करता है, हमारा इम्पोर्टेंट करता है एक्ट। हम किस एक्ट को रीड कर रहे हैं, किस एक्ट के हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। हमारे ईयर या सेम से कोई मतलब नहीं है। ये सेम 5th में दे, 4th में दे, 1st में दे या ईयर में साल में एक बार कराए, साल में 2 बार कराए, 4 बार कराए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा सीधा सीधा मतलब होता है एक्ट से। आप एक्ट किसी भी सेम में लगा दो, हमारा कहना यह है हम इंपोर्टेंट देंगे आपको सिर्फ निकाल के। ज्यूरिस्प्रूडेंस अगर हमारे कहीं पर साल में एक बार इसका पेपर होता है, कहीं साल में इसके 2 बार पेपर होते हैं, तो हमारा सिर्फ संबंध है ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र से। हमारा ये संबंध नहीं है कि आप फर्स्ट सेम में हो तो उसके अकॉर्डिंग दें, सेकंड सेम में हो तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। हाँ, इतना जरूर है, फर्स्ट सेम की आपकी तैयारी थी तो हमने फर्स्ट सेम के इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। आप सेकंड सेम में हो तो सेकंड सेम में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ईयर वाइज तैयारी कर रहे हो, साल में एक बार पेपर है, तो आप फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर देख सकते हो। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर साल में एक बार हो रहे हैं, साल में एक बार हो रहे हैं, तो आप सेम 1 और सेम 2 की मिक्स करके देख लो। अगर आपके सेमेस्टर वाइज हो रहे हैं तो आप सेम की अलग करके देख लो। तो आप उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। और वीडियो में चलने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूं, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को 2 या 3 टाइम हमें अच्छे से रीड करना है। देखो, मैं इस बात को आपसे बार बार क्यों कहता हूं, प्रत्येक वीडियो में क्यों कहता हूं, मैं आपको जगाना चाहता हूं। आप जिस नींद में सोए हुए हो, मैं उससे जगाना चाहता हूं। जब कभी हम अपने प्रश्न को 2 या 3 टाइम रीड करते हैं, 2 या 3 टाइम रीड करते हैं, तब हम जब प्रश्न को रीड कर रहे होते हैं तो प्रश्न हमारे माइंड से एकदम कनेक्ट होता है। और जब वो कनेक्ट होता है तो हमारे अंदर जो माइंड में मेमोरी है वो उस क्वेश्चन के आंसर से हमें जोड़ने लगती है। वो हमको बताती है कि हाँ, मैंने कुछ समय पहले या कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले इस प्रकार का मैंने क्वेश्चन रीड करा था। वो हमारी जो मेमोरी है उसको ओपन करने लगती है और वो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमें क्वेश्चन का आंसर समझ में आने लगता है। तो इसलिए बहुत से बच्चे तो इतना फास्ट प्रश्न को पढ़ते हैं, बस उन्हें तो एक शब्द चाहिए कि विधिशास्त्र खत्म, चाहे इसके अंदर क्या बूझा है क्या नहीं बूझा है उन्हें कोई मतलब नहीं है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर एक क्या कंपनी एक विधिक व्यक्ति है, बस उन्होंने यहाँ पर विधिक व्यक्ति पढ़ लिया और उनका प्रश्न आना था विधिक व्यक्ति से। अब वो उसमें क्या बूझ रहा क्या नहीं बूझ रहा है उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, उन्होंने एक शब्द पकड़ लिया विधिक व्यक्तित्व, चल दिए। उनको क्या पता कि प्रश्न हमसे क्या डिमांड कर रहा है। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं, 100 में से, आज मैं आपको बता दूं, 100 में से 60% स्टूडेंट तो इसी प्रकार से करते हैं। हाँ जी, ये तो मैंने करा है, अच्छा ये तो मैंने पढ़ा है, बस इतना सा खत्म। प्रश्न को अच्छे से रीड करोगे तो आप आंसर भी अच्छे से दे पाओगे। ठीक है, ये बात आपको बता दी। एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी वीडियो को जो बच्चे देख रहे हैं, 100 में से 45% ऐसे बच्चे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। 55% ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लेकिन वीडियो को प्रॉपर देख रहे हैं, पूरी देख रहे हैं। तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप वीडियो को तो पूरी देख रहे हो, आप सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है ना, आपका कोई पैसा नहीं जा रहा है वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए। अब हम ज़्यादा बात ना करते हुए
हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ, ठीक है ना। वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। और मैं उन बच्चों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जो प्रत्येक वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं और मेरा हौसला अफजाऊ करते हैं, तो उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपके अच्छे नंबर लाने की मैं भगवान से प्रे करूंगा कि आप अच्छे नंबर लाएं और आप एक बुलंदी और एक अच्छी कामयाबी हासिल करें, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, ठीक है ना। चलते हैं, हम पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छे से। क्या कंपनी एक विधिक व्यक्ति है? यहां पर क्वेश्चन करा गया है, क्या कंपनी विधिक यानी कानूनी व्यक्ति हो सकती है? उन अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। कौन सी अवस्थाओं का? कि कब कंपनी जो है एक विधिक व्यक्ति हो सकती है, कब हो सकती है, उन अवस्थाओं का वर्णन करो। अवस्था यानी समय, किस समय पर विधिक व्यक्ति हो सकती है उसका वर्णन कीजिए। जिनमें कंपनी का घूंघट यानी आवरण उठाया जा सकता है। यहां घूंघट उठाने से मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पत्नी का घूंघट उठा रहे हैं। घूंघट उठाने का मतलब है कि जो इसमें रहस्य है, जो इसमें बात दबी हुई है, जो छुपाया हुआ है, जो हाइड करा हुआ है, उसको हम उजागर कर दें, ठीक है ना। आगे चलते हैं। निगमित व्यक्ति का आवरण हटाने से आप क्या समझते हैं? उन निर्णयों का उल्लेख कीजिए जिनमें न्यायालय ने इस आवरण को हटाया है, ठीक है। इस तरह से हमने अपने प्रश्न को रीड करा है। मैं 2 या 3 बार आपको रीड करके नहीं दिखाऊंगा, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आपको ये काम पेपर में करना है, ठीक है ना। ये है वीडियो में आप इसे रिवर्स कर करके देख सकते हो या नोट कर सकते हो प्रश्नों को भी, ठीक है। अब ये हमसे आगे क्वेश्चन का जो आंसर है उसको जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। यहां पर दे रखा है, क्या कंपनी एक विधिक व्यक्ति है? देखो सबसे पहले हमसे यही क्वेश्चन करा गया था, क्या कंपनी एक विधिक व्यक्ति है? तो एक हमारा छोटा सा आंसर है हाँ, खत्म। क्वेश्चन का आंसर जो है हाँ ये, लेकिन ये आंसर नहीं है, अब इसको हमें समझना भी है, ठीक है ना। आप खुश मत होना कि सर ने तो बहुत छोटा सा कर दिया, हाँ, लेकिन अब इसे समझना है, ठीक है। क्या कंपनी एक विधिक व्यक्ति है? हाँ, वास्तव में कंपनी एक कानूनी व्यक्ति है क्योंकि इसका जन्म कानून द्वारा होता है और यह एक जीवित व्यक्तियों के समान ही अधिकार और कर्तव्य रखती है। इस पर वाद चलाया जा सकता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो हमारी कंपनी होती हैं, जो हमारी फर्म होती हैं, वो भी व्यक्तियों की तरह ही कार्य करती हैं, वो भी व्यक्तियों की तरह ही हम पर वाद ला सकती हैं यानी केस कर सकती हैं। हम व्यक्तियों की ही भांति हम कंपनी पर भी केस कर सकते हैं। ये नहीं है कि कंपनी व्यक्ति पर केस नहीं कर सकती या व्यक्ति कंपनी पर केस नहीं कर सकता है। वो एक व्यक्ति की तरह ही कार्य करता है। कौन? निगम, कंपनी, ठीक है। इस पर वाद चलाया जा सकता है। वाद का मतलब होता है केस। वाद का मतलब क्या होता है? केस। आप नोट कर लीजिएगा। और यह संपत्ति प्राप्त कर सकती है, धारण कर सकती है और यह भी अन्य पर वाद चला सकती है। यानी जो निगम होती है, हमारी कंपनी होती है, फर्म होती है, इस पर ये जो है इस पर हम केस कर सकते हैं, ये हम पर केस कर सकती है। ये संपत्ति प्राप्त भी कर सकती है। संपत्ति कैसे प्राप्त करेगी? जब कोई कंपनी किसी व्यक्ति पर केस डाल दे कि इन्होंने यहाँ से चोरी की है कंपनी से, या कंपनी में घाटा करा है, या किसी और अन्य प्रकार के केस डाल सकती है, तब कंपनी हमसे पैसे प्राप्त कर सकती है, धारण कर सकती है और यह भी अन्य वाद चला सकती है। यानी कि कोई और भी केस हम पर डाल सकती है। जहां न्यायालय को दोषी व्यक्ति का पता लगाकर उसे दंडित करना होता है, वहां न्यायालय निगमित व्यक्ति के सिद्धांत की अवहेलना करके आवरण उठाया जा सकता है। यहां पर जो न्यायालय हमारा जो है, कोर्ट जो होता है, वो उसी प्रकार कार्रवाई करता है जैसे कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति पर केस करा हो। अगर निगम द्वारा यानी कंपनी अगर किसी व्यक्ति पर केस करती है, उसकी उसी प्रकार से सुनवाई होती है जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर केस करता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप इसे हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना और इसे लिख लेना, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। इसको 2 टाइम रीड करके आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो और बेटर होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन करा गया था आवरण उठाने का, यानी घूंघट को ऊपर उठाने का। घूंघट ऊपर उठाने का मतलब है किसी बात से रहस्य को हटाना, ठीक है। अब यहाँ पर बात आई है आवरण उठाने का सिद्धांत। आवरण उठाने का सिद्धांत, इसको अच्छे से समझेंगे, रीड करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कुछ अपवादों को छोड़कर, यानी कुछ कारणों या कुछ बातों को छोड़कर एक विधिक या काल्पनिक व्यक्ति भी प्राकृतिक व्यक्ति के समान ही आपराधिक और दीवानी कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि यहाँ पर यह कहा गया है जिस प्रकार कोई प्राकृतिक व्यक्ति यानी जीवित व्यक्ति होता है, जिस प्रकार उस पर अपराध होता है, उसी प्रकार कंपनी पर भी अपराध हो सकता है। कंपनी किसी पर अपराध लगा भी सकती है। जिस प्रकार प्राकृतिक व्यक्ति का यहाँ पर मतलब है जिस प्रकार किसी एक जीवित व्यक्ति पर हम केस चला सकते हैं या जीवित व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर केस चला सकता है, उसी प्रकार कंपनी भी इस प्रकार के कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। उस पर केस चलाया जा सकता है या वो किसी पर केस कर सकती है। किंतु विधिक व्यक्ति जैसे निगम आदि प्राणहीन होते हैं। इनको हम जो क्या कहते हैं, प्राणहीन, यानी कंपनी में प्राण थोड़ी होते हैं, कंपनी के आंख नाक मुंह थोड़ी होते हैं, वो एक प्राण रहित तो ही होती है। आगे बात करते हैं। और वो शारीरिक रूप से कोई भी कार्य करने में असमर्थ होती है। ऐसी अवस्था में इस बात का पता लगाना आवश्यक हो जाता है कि वास्तव में निगम के किस कर्मचारी द्वारा वह कार्य किया गया है। देखिए यहाँ पर एक बात इन्होंने बोली है कि कंपनी ने किसी व्यक्ति पर केस गिरा या किसी व्यक्ति ने कंपनी पर केस गिरा, कि कंपनी ने इस प्रकार का हमारे संग घाटा करा है या इस प्रकार की हमारे साथ हानि हुई है, या कंपनी किसी व्यक्ति पर करे। तो यहाँ पर जो कंपनी के अंदर जो भी गतिविधियां होंगी वो किसी न किसी मानव द्वारा जरूर होंगी। ये तो है नहीं कंपनी रात को कर्मचारी बाहर चले गए तो कंपनी का एक बोल्ट खुला या कोई पहिया लीक हो गया कंपनी का, या तार केबल छूटी, उसने कोई घटना घटित कर दी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कंपनी है वो निर्जीव होती है, वहां पर कोई भी घटना अगर घटेगी तो मानव द्वारा ही घटेगी, कर्मचारी द्वारा ही घटेगी, या किसी नौकर द्वारा होगी, या किसी वहां पर जो प्रबंधक, कर्मचारी, प्योन, चपरासी जो भी कुछ होते हैं उनके द्वारा होगी। यानी कि कहने का मतलब है किसी मानव द्वारा ही कोई घटना घटेगी, ठीक है। वास्तव में निगम के किस कर्मचारी द्वारा वह कार्य किया गया है उसका पता लगाने के लिए दोषी व्यक्ति को ही दायी ठहराया जाता है। मतलब उस व्यक्ति को पकड़ो जिसने ये घटना घटी है या जिसके द्वारा यह घटना हुई है, और यही न्याय संगत भी है, क्योंकि निगम स्वयं कोई कार्य नहीं करता, बल्कि वह अपने कर्मचारियों या अधिवक्ताओं के माध्यम, अभिवक्ता बोल दिया था, ये अभिकर्ताओं के माध्यम से ही करता है। ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने के लिए न्यायालय को जो छानबीन करनी पड़ती है उसे ही घूंघट या आवरण उठाने का सिद्धांत कहते हैं। जब किसी फर्म में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है और उसमें कंपनी किसी व्यक्ति पर केस डाल देती है, या कंपनी किसी व्यक्ति के संग कोई दुर्घटना कर देती है, तो वहां पर उस व्यक्ति की, यानी कंपनी ने दुर्घटना ने करी, कंपनी में 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को वहां पर कुछ ऐसी हानि पहुंचा दी जो बहुत ज्यादा दंडनीय थी। अब यहाँ पर कंपनी पर केस करा कि उस व्यक्ति ने जिस पर यह घटना घटी कि मैं उस कंपनी में काम करता हूं, उस कंपनी में मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो वो कंपनी उस व्यक्ति को खोज कर लाएगी जिसने ऐसी घटना वहां पर कारित की है, और उससे पर्दा हटाएगी कि भाई हाँ इस व्यक्ति ने ऐसी घटना करी है और उसको ही दंडित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की घटना को कहते हैं घूंघट उठाना, ठीक है। उम्मीद करता हूं यह बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो इसको रिवर्स करके दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। यहां पर जो मैं आपको रीड कराने वाला हूं आप इसे थोड़ा अपनी बेसिक लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट करना। यद्यपि निगम एक विधिक व्यक्ति, लीगल पर्सन, यानी कैसा व्यक्ति है, निगम एक कंपनी है, ठीक है। कंपनी को मानव मानकर यहां पर उसका दर्शन कराया गया है। निगम विधिक व्यक्ति यानी लीगल पर्सन है और अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए गलत कार्यों के लिए स्थानापन्न दायित्व है।
के आधार पर उत्तरदायी है। वह अपना सारा कार्य अपने कर्मचारियों के माध्यम से कराता है, किंतु वह कानून की दृष्टि में उनसे एक स्वतंत्र एवं पृथक व्यक्ति है। परंतु यह भी सत्य है कि निगम एक कृत्रिम व्यक्ति है। उनका कोई वास्तविक शरीर, मस्तिष्क, मांस, हृदय आदि नहीं होता, अतः वह स्वयं भी कोई कार्य नहीं कर सकता। उसका सभी कार्य उसके निदेशक, सचिव, प्रबंधक आदि कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। अतः इन कर्मचारियों को निगमों के दायित्वों के लिए दायी ठहराना न्यायोचित है। अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद घूंघट उठाने पर विशेष जोर दिया जाने लगा, क्योंकि इससे दायित्व के निर्माण के लिए दोषी व्यक्तियों को प्रयोजन, उद्देश्य आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। यहाँ पर एक बात कही गई है कि जो निगम होती है, जो कंपनी होती है, ना तो उसके हाथ पैर होते हैं, ना वो सांस लेती है, ना वो चल सकती है, ना फिर सकती है। उसके अंदर अगर कभी कोई घटना होगी तो उसके कर्मचारी करेंगे, उसके चपरासी करेंगे, प्रबंधक करेंगे, निदेशक करेंगे, उसकी देखभाल करने वाले करेंगे, सामान को लोड अप डाउन करने वाले सब ये लोग करेंगे। यानी कि सब मिलाकर वहां पर जो मानव होगा, यानी जो व्यक्ति होगा, व्यक्ति पर्सन, वो ही वहां पर इस प्रकार की घटना कर सकता है। ठीक है, ना कि कंपनी खुद अपनी ऐसी कोई घटना को अंजाम दे सकती है। ठीक है, और बात कही जाएगी निगम की ही कि निगम ने ऐसी घटना कारित की है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको छोटा छोटा आप एक 2 या 3 हेडिंग्स में लाइंस में अपनी इसको लिख सकते हो। आगे चलते हैं। आवरण हटाने की अवस्थाएं, मतलब आवरण यानी घूंघट हटाने की, मतलब हम किस प्रकार किसी बात से पर्दा हटा सकते हैं, उसको किस किस प्रकार से हटा सकते हैं। हमको ज्यादा ना करना है, हमें यहां से ये लेना है, आवरण हटाने की अवस्थाएं। ज्यादा डिस्कशन नहीं करना, आवरण हटाने की अवस्थाएं। नंबर 1, शत्रु स्वभाव। शत्रु स्वभाव। सर्वप्रथम घूंघट उठाने का उद्देश्य कंपनी या निगम के शत्रु स्वभाव का पता लगाना होता है। घूंघट उठाने का मतलब क्या है? घूंघट उठाने का मतलब यहाँ थोड़ी है कि हम अपनी बेगम का या अपनी घरवाली का घूंघट उठा रहे हैं। यहाँ तो घूंघट उठाने का मतलब है हम पर्दाफाश कर रहे हैं किसी का, किसी ने जो यहाँ पे दुराश्रय करा है, कोई गलत कार्य करा है, उससे हम यहाँ पर पर्दा हटा रहे हैं कि हाँ भाई इसने चोरी की है, इसने निगम में घोटाला करा है, इसने कोई गलत कार्य करा है। पर्दा उठाने का मतलब है यहाँ पे इस प्रकार से। यहाँ पर इसी के लिए एक एग्जाम्पल दे रखा है, वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इन्होंने बेहतरीन तरीके से दे रखा है। सर्वप्रथम हमें ये लिखना है, सर्वप्रथम घूंघट उठाने का उद्देश्य कंपनी या निगम के शत्रु स्वभाव का पता लगाना होता है। एग्जाम्पल, डैमलर कंपनी बनाम कॉन्टिनेंटल टायर एंड कंपनी 1916 2AC 307 में हाउस ऑफ लॉर्ड ने कंपनी के वैधानिक व्यक्तित्व। देखो एक बात मैं आपको बताए दे रहा हूं, अगर आप रीड करने में मतलब रीड करने में थोड़ी दिक्कत होती है या आपको याद थोड़ा नहीं जल्दी हो पाता है, तो आप इसको ज़्यादा ना करके आप एग्जाम्पल डैमलर बनाम टायर एंड कंपनी इतना कर लेना। ये सन 1 ये जो है आप छोड़ देना, इतना मटेरियल आप छोड़ देना। आप अगर ये छोड़ देते हो, अगर आपको ईयर या सन करने में कोई तकलीफ है या आप इससे कंफ्यूज हो जाते हो तो इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना, आसानी से। हाउस ऑफ लॉर्ड ने, इस वाले केस में क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड ने कंपनी के वैधानिक व्यक्तित्व का पर्दा उसके स्वभाव को जानने के लिए उठाया। मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड ने क्या करा, एक इंग्लैंड में कंपनी थी, ग्रेट ब्रिटेन में एक कंपनी थी, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए, उसकी छानबीन करने के लिए कि भाई क्या ये कंपनी सही चल रही है, इससे क्या फायदा हो रहा है, ये कंपनी क्या कर रही है, उसका पर्दाफाश करने के लिए, उसको जानने के लिए वैधानिक व्यक्तित्व का पर्दा उसके स्वभाव को जानने के लिए उठाया। हम इस कंपनी के बारे में नॉलेज तो लें, ये कंपनी कर क्या रही है, ये कंपनी है क्या। यह कंपनी यद्यपि ग्रेट ब्रिटेन में स्थित थी, फिर भी उसको शत्रु स्वभाव वाला घोषित किया गया। यानी कि एक बार हाउस ऑफ लॉर्ड ने क्या करा, ग्रेट ब्रिटेन में एक कंपनी थी, उसका पर्दाफाश करने के लिए उसमें जांच पड़ताल की और उसको दोषी करार दे दिया गया, उसको शत्रु स्वभाव वाला घोषित कर दिया गया।
कि ये शत्रु स्वभाव की कंपनी है, शत्रु स्वभाव रखती है, ये हमारे देश की कंपनी नहीं हो सकती है। अब इसका पर्दाफाश उन्होंने क्यों करा और ये शत्रु कंपनी क्यों घोषित होती है, अब इसकी जानकारी हम आगे देखते हैं। शत्रु स्वभावाली घोषित किया गया क्योंकि कंपनी पर जो नियंत्रण विदेशी निदेशकों का था, यानी जर्मन। कंपनी कहाँ थी? ग्रेट ब्रिटेन में। कंपनी किसकी थी? अंग्रेजों की थी। ग्रेट ब्रिटेन यानी अंग्रेजों की थी, लेकिन उस कंपनी पर अधिकार किसका था? जर्मन निदेशकों का था। अतः घूंघट उठाने पर वास्तविकता का पता लगा कि कंपनी इंग्लिश कंपनी नहीं कही जा सकती, यानी कि कंपनी है तो इंग्लैंड में ही, अंग्रेज लोग चला रहे हैं, लेकिन उस पर जो ज्यादातर अधिकार है वो किसका है? जर्मन निदेशकों का, क्योंकि उसकी कानूनी स्थिति कुछ ऐसी है जिस पर शत्रुओं का ही बोलबाला माना जाएगा। अधिक शेयर जर्मनियों के थे तथा निदेशक मंडल की नियुक्ति भी उन्हीं के द्वारा की गई थी। मतलब निदेशक मंडल जो पूरी कंपनी को देखभाल करता है। अतः निर्धारित किया गया कि कंपनी शत्रु स्वभाव की थी और इस नाते यह इंग्लिश न्यायालयों में बात दायर नहीं कर सकती थी। अब यहाँ पर एक बात आती है कि सपोज करो हमारे देश में कोई कंपनी हो, हम अपने देश को लेकर चलते हैं, आप इंग्लैंड को भारत समझ लेना, ठीक है ना, और जर्मन को आप पाकिस्तान समझ लेना, ठीक है ना। इंग्लैंड बराबर भारत और जर्मन बराबर पाकिस्तान, ऐसे समझ लेना। यानी कि हमारे देश भारत में कोई कंपनी है, ठीक है, वो भारतीय लोग ही उसमें कार्य कर रहे हैं, भारत के लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं, नाम भी भारतीय कंपनी है। लेकिन क्या होता है कि पाकिस्तान के लोगों की इसमें क्या है? शेयरिंग है। एक ऐसा रूल है कि हाँ पाकिस्तान के लोग इसमें शेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो इंडिया की कंपनी है उसमें जो शेयरिंग है, पाकिस्तान की शेयरिंग 70% है और इंडिया की 30% है। तो यहां पर ज्यादा दबदबा किसका है? पाकिस्तान का है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि यहां पर जो उच्च जो अधिकारी हैं 70% तो पाकिस्तान के अधिकारी हैं, और उसमें भी जो महानिदेशक यानी जो संपूर्ण उसको व्यवस्था को चला रहे हैं वो भी पाकिस्तान के ही हैं। भारत की जो सरकार है उसने इसकी विवेचना करनी चाहिए कि भाई इस कंपनी की देखभाल जो कर रहे हैं उसकी तो सही बात है, लेकिन इसमें कंपनी में अंदर हो क्या रहा है इसकी जांच पड़ताल तो करो, इसके घूंघट तो उठाओ, इसमें हो क्या रहा है। अब वहां पे जांच पड़ताल करी कि भाई इंडिया की कंपनी है, इंडिया में ही कंपनी है, और इसमें 70% तो मजे पाकिस्तानी ले रहे हैं। तो ऐसी कंपनी का अगर कोई घाटा होता है या कोई बात दायर करना होता है तो ऐसी कंपनी भारत में बात दायर न्यायालय में नहीं कर सकती, क्योंकि इस पर तो पूरा पाकिस्तान का ही कब्जा है। तो इसी प्रकार इन्होंने बोला था कि इंग्लैंड की कंपनी है, इंग्लैंड के ही ज्यादातर यहाँ पर वर्कर हैं, और इसमें शेयरिंग किसकी ज्यादा है? जर्मन की शेयरिंग ज्यादा है, जर्मन के लोग ज्यादा मजे ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो जर्मन के लोग हैं, हमारे किसी अगर कोई बात होती है तो यहाँ पर वो बात दायर नहीं कर सकते हैं, वो इंग्लिश न्यायालयों में यानी इंग्लैंड के न्यायालय में बात दायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग और अधिकार किसके ज्यादा हैं? जर्मन के, ठीक है। तो यहाँ था शत्रु स्वभाव। तो यहाँ पर भाई किसी भी देश में जाकर हम अपना 70% या 50% से ज्यादा थोड़ी हम कोई अपना अधिकार जमा सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा हो गया तो वो तो शत्रु स्वभाव हो गया ना, ये वो तो उस देश को डुबाना ही चाह रहा है। तो ये था शत्रु स्वभाव। उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको बातें बताई हैं आपके दिमाग में सेट बैठ गई होंगी, या अपने एग्जाम्पल के तौर पर भी वहां पर लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको आप अपनी लैंग्वेज में एग्जाम्पल के तौर पर इसे लिखना है, इस तरह से हूबहू लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं धोखा। धोखा दूसरी हेडिंग है धोखा। न्यायालय द्वारा किसी निगम का पर्दा उठाने का दूसरा उद्देश्य धोखे से बचने का है। इससे उत्तरदायी व्यक्तित्व का पता लगाया जाना आसान हो जाता है। उदाहरण, मैकडफ कंपनी लीक बनाम जोहान्सबर्ग कंसोलिडेटेड इन्वेस्टमेंट कंपनी ली। अब यहाँ पर ये जो हमारे सन और ये हैं इसको हमें रीड नहीं करना है,
में प्रतिवादी कंपनी के कुछ आभारों को इस शर्त पर पूरा करने का वादा किया गया कि वादी कंपनी स्वेच्छा से समापन कर ले। निर्धारित किया गया कि वादी कंपनी के समान प्रतिवादी कंपनी द्वारा आभारों को पूरा करना जरूरी था। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। प्रतिवादी कंपनी के कुछ आभारों को प्रतिवादी जो दूसरी कंपनी थी, द्वितीय कंपनी के इस शर्त पर पूरा करने का वादा किया गया कि वादी कंपनी स्वेच्छा से समापन कर ले, यानी उसका समापन कर ले। यहां पर प्रतिवादी कंपनी ने आभारों को क्या करा, शर्त पूरा करने का वादा किया कि जो वादी कंपनी है स्वेच्छा से समापन कर ले, यानी स्वेच्छा से हट जाए। ठीक है। निर्धारित किया गया कि वादी कंपनी के समान प्रतिवादी कंपनी द्वारा आभारों को पूरा करना जरूरी था। यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर क्लियर बोला गया है कि जो वहां पर जो उनकी जो शर्तें थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, जो मांग थी, प्रतिवादी कंपनी द्वारा क्या किया जाना था, पूर्ण रूप पूरा किया जाना था। किसको? आभारों को। ठीक है। तो ये क्या था? धोखा। तो यहां पर क्लियर बोला गया है कि प्रतिवादी जो कंपनी है उसकी जो आभार है, आभारों को इस शर्त पर पूरा करना था कि वादी स्वेच्छा से समापन कर ले, लेकिन वो स्वेच्छा से समापन नहीं करता है। तो यहां पर क्या होता है कि वादी कंपनी के मुताबिक प्रतिवादी कंपनी अपने आभारों को पूरा करना जरूरी समझता था। ठीक है ना। आगे चलते हैं। कर तथा अन्य राजस्व की चोरी। कर आप जानते हो टैक्स बोलते हैं। ठीक है। और राजस्व की चोरी, इस वाले पॉइंट को आप अच्छे से समझना। ये पॉइंट बहुत ज्यादा हमारे शॉर्ट क्वेश्चनों में भी आ जाता है। कर एवं राजस्व की चोरी। पर्दा उठाने का तीसरा कारण लोगों को कर या अन्य राजस्व की चोरी करने से रोकना है। यानी कि कभी कभार क्या होता है, कभी कभार क्या अक्सर ही ऐसा होता है कि प्रत्येक कंपनी, प्रत्येक फर्म टैक्स चुकाने से बचती है। वो सोचती है कि हमें टैक्स ना देना पड़े, वो किसी ना किसी कोई कारण बनाती है, वो छुपते डोलते हैं। ठीक है ना। तो वो टैक्स से छुपते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो कंपनी होती हैं उनको टैक्स चोरी, राजस्व की चोरी करने से रोकना होता है। उनका पर्दाफाश करना, उनका घूंघट उठाना होता है कि ये टैक्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कितना टैक्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक दे रखा है कंपनीज। आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। कंपनीज एक्ट 1978 इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि कुछ शर्तों का पालन न करने पर संबंधित व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से दंडित किया जा सकता है। सालाना आय विवरण न भेजने पर, ऑर्डर न भेजने पर, रिकॉर्ड सुरक्षित रखने पर संबंधित व्यक्ति को ही उत्तरदायी बनाया जाता है। घूंघट उठाने पर पता चलता है कि पूर्ण जिम्मेदारी निगमित निकाय की न होकर संबंधित अधिकारी की है। यहां पर एक बात ये कही गई है कि कंपनी एक्ट 1978 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति, कोई फर्म, कोई निगम अपने जो सालाना व्यय यानी खर्चा, आय व्यय का पूरा रिकॉर्ड नहीं रखती है, ना कोई रिकॉर्ड भेजती है, ना अपने पास रखती है, ना कोई दिखाती है, ना कोई सुरक्षित दस्तावेज है, तो वहां पर उसका क्या है, उसे दंडित करा जाएगा। उसका जो घूंघट है वो उठा दिया गया है। अब उससे टैक्स की क्या की जाएगी, भरपाई की जाएगी। ठीक है ना। घूंघट उठाने पर पता चलता है कि पूर्ण जिम्मेदारियां निगमित निकाय की ना होकर संबंधित अधिकारी की हैं, क्योंकि भाई संबंधित अधिकारी जो उस क्षेत्र का कार्यवाहक है, जो उसको देखभाली कर रहा है, उसी के ऊपर तो किसको, अगर कोई कंपनी का अधिकारी है, वो उसको कंपनी के मालिक ने बोल दिया कि ये आपके अंडर में है कंपनी, आप इसकी आय और व्यय, सामान का आवागमन जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी है, आप ही टैक्स भरोगे समय पर, आप ही इसकी आय और व्यय का खर्चा जो भी है उसका रिकॉर्ड रखोगे। लेकिन उस संबंधित अधिकारी ने उसका ध्यान नहीं रखा, तो जो उसकी जो यहाँ पर जो टैक्स लगेगा वो संबंधित अधिकारी द्वारा उसको दंडित बनाकर, कंपनी मालिक तो इसी को बोलेगा ना, और जो उसका पर्दा उठाए वो कंपनी से उठाए, तो इस अधिकारी पर केस चलाया जाएगा। ठीक है।
और केस चलाने का मतलब इस पर ये नहीं है कि संबंधित अधिकारी पर केस चलेगा, केस तो कंपनी पर ही होगा, कंपनी से ही टैक्स लेंगे, लेकिन कंपनी जो टैक्स लेगी इसके जरिए, मतलब इस जो अधिकारी है वहां पर जो कार्य करता है उसके जरिए। नाम तो रहेगा कंपनी का ही, फर्म का ही नाम रहेगा, निगम का ही नाम रहेगा, लेकिन वो वसूल करेगी उस अधिकारी से जो वहां पर देखभाल करता है। आगे चलते हैं, न्याय एवं सुविधा। घूंघट उठाने का चौथा कारण न्याय एवं सुविधा है। इससे कंपनी तथा उसके अंशधारियों के आपसी संबंधों का पूर्ण ज्ञान होता है कि यह संबंध न्यासधारी का है या अभिकर्ता का। देखो, जब कोई किसी व्यक्ति का मतलब व्यक्ति, मान लो निगम को व्यक्ति बोला गया है, जब हम निगम की जांच पड़ताल करते हैं तो हमें उस कंपनी के संबंधों का पता चलता है कि ये कंपनी किसके साथ व्यापार करती है, किसके साथ इसका आवागमन है। तो इन सब चीज़ों का जब हमें पता चलता है तो उससे हमारी न्याय व्यवस्था, न्याय एवं सुविधा में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। जो उसके अंशधारी हैं, भाई किस अंशधारियों का मतलब है, जब हम किसी कंपनी के में अंदर एंट्री करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस कंपनी का व्यापार किस किस कंपनी के साथ है, कौन कौन कंपनी के लोग इससे जुड़े हुए हैं, कौन व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं, उसके अंशधारी कौन है, उससे लाभ कौन कौन कमा रहा है, किस व्यक्ति ने टैक्स दिया है, किस व्यक्ति ने टैक्स नहीं दिया है। तो इसके आधार पर न्याय एवं सुविधा की अच्छी एक देखभाल हो जाती है। हम उठा तो रहे थे, एक निगम का पर्दा उठ रहा है, उससे संबंधित लोगों का भी पर्दा, ठीक है, कि इससे कौन कौन और जुड़े हुए हैं जिन्होंने टैक्स की भरपाई नहीं की है, कौन यहाँ पे फ्रॉडगर्दी कर रहा है और कौन इनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। घूंघट उठाने का चौथा कारण न्याय एवं सुविधा है। इससे कंपनी तथा उसके अंशधारियों के आपसी संबंधों का पूर्ण ज्ञान होता है कि यह संबंध न्यासधारी का है, अभिकर्ता का, ठीक है। न्याय एवं सुविधा। 5th नंबर का पॉइंट है पुष्टिकरण। घूंघट उठाने का 5वां कारण है कि देखो, एक बात मैं आपको बताए दे रहा हूं, अगर आप इनमें से 4 या 3 कारण ही आप कर दोगे तो आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये लास्ट और है, मैं आपको समझाए दे रहा हूं। पुष्टिकरण। अब पुष्टिकरण को देखो, यहां पर ना पढ़कर मैं आपको एक मोटा सा एक कार्य बता देता हूं कि सपोज करो कि कोई फर्म है और उस फर्म में हमें ऑर्डर मिला हुआ है कि हम यहां पर 10 व्यक्ति काम कर सकते हैं। 10 व्यक्तियों की जगह हम वहां पर 6 व्यक्तियों से उस 10 व्यक्तियों के कार्य को करा रहे हैं। वहां पर क्या है, उसकी जो पुष्टि है, हम जैसे हमारे पास ट्रैक्टर ट्रॉली होते हैं या हम पर मेटाडोर होती है, यानी कोई वाहन होता है। अब हम ऑटो से ले लें, ऑटो की जो है 2 या 3 सीट पर अवेलेबल होती है कि 2 या 3 इसमें सवारी आप लेके जा सकते हो, लेकिन अधिकांश क्या होता है उसमें 6, 7, 8 सवारी हम उसमें लोड कर देते हैं, ठीक है। और इसकी पुष्टि जब हम करते हैं पता चलता है कि भाई हमने तो 2 या 3 सवारी पर इसको अलाउ कर रखा है, आप इसमें 6 से 8 सवारी लेके जाते हो, भाई ये तो पुष्टि आपकी गलत, जो हमारी पुष्टि है ये तो गलत साबित हो रही है। भाई आपके द्वारा आप तो हमें संतुष्ट कर ही नहीं पा रहे हो, और जो पुष्टि आप कर रहे थे कि मैं तो 2 या 3 ही मतलब सवारी लेके जाऊंगा, आप तो गलत हो। तो इसी प्रकार हम कभी कंपनी में कार्य कर रहे हैं और कार्य की क्षमता से अधिक कार्य कर रहे हैं और उसकी या उससे कम कार्य कर रहे हैं, लेकिन कंपनी उसका रिकॉर्ड बराबर दिखा रही है कि आप जो हमारी तय थी हम उसी के अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर उसकी पुष्टि नहीं हो पाती है, तब इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। घूंघट उठाने का 5वां कारण है कि इससे दायित्व के पुष्टिकरण का आभास होता है। दायित्व हमारे वही हैं जो हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। वास्तव में कंपनी के सदस्यों के कार्यों को कंपनी का कार्य माना जाता है, यानी कि अगर कंपनी के अंदर 100 व्यक्ति हैं, 1000 व्यक्ति हैं, अगर वो कोई कार्य करते हैं तो वो व्यक्तियों का कार्य नहीं है, वो कंपनी का कार्य है। कंपनी ने पैसे देकर उनके श्रम को खरीद लिया है, उनके कार्य को खरीद लिया है, और अब वो जो कार्य है वो कंपनी का कार्य है, ठीक है। कंपनी के सदस्यों के कार्य को कंपनी का कार्य माना जाता है यदि वो उसकी शक्ति या उद्देश्य के अनुरूप हो। किंतु यदि कंपनी अपने सदस्य
यह कर्मचारियों के ऐसे कार्यों को जो बिना अधिकार के किए गए हों पुष्टि कर देती है। यानी कि जो उन्होंने कार्य करे हैं वो बिना अधिकार के किए गए हैं और उनकी पुष्टि कर देती है, तो पुष्टिकरण से वह बाध्य होगी। यानी कि कार्य करना अनुरूप है, अपनी शक्ति का हमें पूर्ण रूप से प्रदर्शन करना चाहिए, हमें पूर्ण मन से कार्य करना चाहिए। अगर कोई मजदूर कंपनी में कार्य कर रहा है तो वो मजदूर का कार्य नहीं है, वो कंपनी का कार्य है। अगर उसकी जांच पड़ताल के समय यह पुष्टि हो जाए कि जो इसमें कार्य लिया जा रहा है वो ज़्यादा है, जो हमारे रूल के अकॉर्डिंग ये गलत कार्य हो रहा है या सही कार्य हो रहा है, अगर वो उसकी पुष्टि कर देता है, पुष्टिकरण से कंपनी बाध्य होगी। अगर उसकी पुष्टि सही से नहीं हो पाती है, जो उसमें कार्य हो रहा है वो शर्तों के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो वो कंपनी बाध्य होगी। यह सिद्धांत पार्कर एंड कपूरलिंग बनाम रीडिंग 1926 में प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, यानी कि कोई कंपनी यह कह दे कि मैं तो 100 वर्करों से कार्य करा रहा हूं और मेरा कार्य सही चल रहा है। जब उसकी जांच पड़ताल करी गई, उसका घूंघट ऊपर उठाया गया, तो पता चला कि यहाँ पे 100 व्यक्तियों की जगह यहाँ पे तो 70 व्यक्ति ही कार्य कर रहे हैं और उनके श्रम को खरीदा जा रहा है। कहीं पर यह बोला गया है कि आप 100 व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्तियों को नहीं रखोगे, आपकी कंपनी की जो क्षमता है 100 व्यक्तियों के रखने की है, इससे ज़्यादा आप व्यक्तियों को नहीं रखोगे। और उसने वहाँ पर 200 व्यक्तियों को एडजस्ट कर रखा है, तो वहाँ पर भी ऐसी कंपनियों को पुष्टि नहीं दी जाएगी, पुष्टिकरण उनका नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो सारी बातें आज मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लॉ के स्टूडेंट हो, आप प्रत्येक बात को ये मत सोचना कि हम किताब के अकॉर्डिंग ही चलाएं, हमें अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें नोट्स किस प्रकार बनाने हैं। ठीक है ना। अब छठा है लोक नीति। आवरण उठाने का छठा और अंतिम उद्देश्य लोक नीति का पता लगाना होता है। ये हमें आवरण उठाने का छठा और अंतिम उद्देश्य लोक नीति, यानी लोक मतलब समाज, जो लोक है उसकी नीति, लोक कहते हैं व्यक्तियों को, उसकी जो नीति है वो किस प्रकार की है। ठीक है ना। पब्लिक पॉलिसी यानी जो लोगों की जो नीति है, यानी कि जो वहां पे कार्य करता है उनकी जो पॉलिसी किस प्रकार की है। निष्कर्ष हम अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कि हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा है, इस क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट की गई है हमसे, हम अपने अनुसार इसमें लिख सकते हैं, या हम इसकी जो त्रुटि हैं वो भी लिख सकते हैं, अपने सुझाव भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। संक्षेप में उक्त सिद्धांत का महत्व इस बात में है कि इससे असली दोषी व्यक्ति का पता लगाना सरल हो जाता है तथा अनावश्यक रूप से दोष का भागी दूसरा व्यक्ति नहीं बनाया जाता है। यानी कि जो दोषी है सिर्फ उसी को दोषी बनाया जा सकता है, किसी अन्य व्यक्ति को दोषी नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। तो इसका सारा जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है, हमने जो है 100 व्यक्तियों का कार्य करना था हमें कंपनी में, लेकिन हमने उसमें 70 व्यक्ति लगा रखे हैं और वहां पर हमें यह था डन कि आपको 100 व्यक्तियों से ही कार्य कराना है, लेकिन हम उनसे ज्यादा कार्य ले रहे हैं। तो यहाँ पर वो दोषी कौन है, वो कंपनी, यानी कंपनी को व्यक्ति बोला गया है, वो व्यक्ति दोषी है जो कंपनी है। ठीक है। अगर हमसे बोला है आपको 200 व्यक्ति रखने हैं, आप 200 की जगह 500 रख रहे हो और वहां पे ऐसी अस्त व्यस्त माहौल है, तब भी हमारी कंपनी पुष्टिकरण नहीं कर पाती है। तो उसमें जो है दोषी है वो व्यक्ति जो बनाया गया है वो कंपनी है, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से जांच पड़ताल हो जाती है। और दोषी व्यक्ति यानी कि जो उस चीज को देखभाल कर रहा है, यानी ठेकेदार समझ लो, आप निदेशक समझ लो। ठेकेदार से बोला था आपको 10 व्यक्ति लगाने हैं, 10 की जगह आपने 8 लगा दिए, 10 की जगह आपने 20 लगा दिए, तो उसकी जो पुष्टि करता था ठेकेदार, तो उसको वहां पर दोषी ठहराया जाएगा, ना कि किसी अन्य व्यक्ति को। इस प्रकार की यहाँ पे संतुष्टि थी, आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो। ठीक है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, लेकिन एक उससे पहले आपको एक बात और मैं बता देता हूं कि यह क्वेश्चन थोड़ा घुमाऊ टाइप का था। ऐसा नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आया होगा, या मतलब इस क्वेश्चन को आप 1 या 2 टाइम करोगे तो आसानी से हो जाएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में भी शेयर करो। ठीक है ना। और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।